है नक्सलवाद का जन्म लेने का सबसे बड़ा वजह। नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या का अभी तक कुछ हल बल क्यों नहीं हो पाया। नक्सलवाद को लेके आपके हर सवाल का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ अपने इस छोटी सी पेशकश के जरिए, तो देखते रहिए। रूसी क्रांति से प्रेरित नक्सलवादी विचारधारा के लोगों के लिए नक्सलवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद के क्रांतिकारी पर्याय के रूप में जाना जा रहा है। नक्सलवाद के समर्थक मानते हैं कि प्रजातंत्र के विफल होने के कारण नक्सली आंदोलन का जन्म हुआ और मजबूर होकर लोगों ने हथियार उठाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि नक्सली आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है। कुछ समय पहले तक नक्सलवाद को सामाजिक आर्थिक समस्या माना जाता रहा है, मगर अब इसने चरमपंथ की शक्ल अख्तियार कर ली है। नक्सलवाद का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाल की सीमा से लगे एक कस्बे नक्सलबाड़ी में गरीब किसानों की कुछ मांगों जैसी भूमि सुधार और बड़े खेतियार किसानों के अत्याचार से मुक्ति को लेकर शुरू हुआ था। वर्तमान में नक्सलियों के संगठन पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिटी सेंटर एमसीसी दोनों मुख्यतः बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, जिनका शुमार पिछड़े व गरीब राज्यों में होता है। पीडब्ल्यूजी का दक्षिण राज्य आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों में प्रभाव है। भारतवर्ष की बड़ी समस्याओं में से नक्सली हिंसा का स्थान सबसे ऊपर की पंक्ति में दर्ज है और इसमें बड़ी मुश्किल तो यह है कि लगभग 3 दशक के भारी खून खराबे के बावजूद ना तो सरकार और ना ही समाज किसी हल के नजदीक पहुंच पाया है। कभी इधर का तो कभी उधर का, बस खून ही तो बह रहा है। कहते हैं कि जब तक किसी समस्या का राजनीतिकरण नहीं हुआ होता है तब तक उसके हल की गुंजाइश जरूर दिखती है, किंतु जो ही कोई समस्या राजनीति की दलदल में फंसी उसके बाद वह समस्या चिरकाल तक समस्या बनी रहने के लिए अभिशप्त हो जाती है। आज बड़ा आसान है एक तरफा बयान जारी करना और कह देना कि नक्सली समस्या को ऐसे सुलझाएं वैसे सुलझाएं, किंतु सच तो यह है कि समस्या सुलझाने वाले कई बार नक्सलियों का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने में चूकते नहीं हैं। न केवल राजनीति बल्कि तमाम एनजीओ से लेकर धार्मिक संस्थानों तक पर नक्सलियों को भड़काने उनका इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद तमाम एनजीओ की फंडिंग क्या रुकी? देश से लेकर विदेश तक शोर मच गया। पिछली साल आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने नक्सलाइट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था, जिस पर जबरदस्त हलचल मची। हालांकि किसी ने उसके बयान की शिनाख्त करने की कोशिश नहीं की। भाई सीधी बात है कि अगर किसी का बयान गलत है तो उसके बड़े स्तर पर भत्सरना करो। अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। तब के बयान में वामपंथी उग्रवाद और समाप्त करने के लिए चर्चों और ईसाइयों से अहम भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने आश्चर्य से कहा कि क्यों नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कभी ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना नहीं बनाया। पहली नजर में इस नेता का बयान थोड़ा नकारात्मक प्रतीत होता है, किंतु सोचा जाना चाहिए कि क्या वाकई में ये इतना ज्यादा नकारात्मक है। इस बात में भला क्या शक है कि विकास सिर्फ शांति एवं भाईचारे के जरिए ही हासिल किया जा सकता है, हिंसा के जरिए नहीं। इसकी इतनी सरल सी बात समझने और समझाने के लिए आखिर कौन सा खुदाई ग्रंथ जमीन पर उतारना पड़ेगा। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में आगे स्पष्ट किया था कि नक्सलियों ने कभी भी चर्चों को निशाना नहीं बनाया इसलिए कि वह उनकी सेवा करते हैं या कोई अन्य कारण है। तब उस कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौजूद वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर विचार करने के लिए फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फैंस ने किया था। इस बात में किसी प्रकार का शक नहीं है कि नक्सलियों को हथियार और भारी मात्रा में विदेशी धन की आपूर्ति की जाती रही है, जिस पर तमाम सेकुलर बुद्धिजीवियों की जुबान को ताला लग जाता है। जेएनयू समेत ने तमाम मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वालों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मार्च 2016 के आखिरी में
छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के 7 जवानों की मौत का गवाह क्यों बना? दर्जनों जवान घायल होकर अस्पताल में कराह कर रहे हैं कि उनकी नक्सलियों और उनके समर्थकों को आखिर कौन सी आजादी मिल गई है या उसके मिलने की संभावना बढ़ गई है। सच तो यह है कि देश और विदेश के तमाम लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए इन नक्सलियों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई नक्सली भोले भाले लोगों को अपना हथियार बनाने में जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। आरएसएस के नेता ने तब के अपने बयान में बेहद साफ गोई से कहा था कि सरकार, समाज और मीडिया के लोग क्षेत्र में अवैध गतिविधियों होने के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। ऐसे में क्या चर्चों ने मीडिया या सरकार को क्षेत्र में इस प्रकार की हिंसक एवं गैर कानूनी गतिविधियों की कभी कोई सूचना दी है? जाहिर है कि एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया, जिसका जवाब ढूंढने की जहमत नहीं उठाई गई थी। हालांकि बैलेंस करते हुए उन्होंने तब स्पष्ट किया था कि वह चर्चों की ईमानदारी पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि नक्सलवाद समाप्त करने में चर्चों से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा आखिर क्यों कर नहीं जाना चाहिए। तक के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए, मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खास करके नक्सलवाद की वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।